नीतू बहू 2 दिन बाद ऋचा आ रही है। कमरे की सफाई कर देना और रसोई का सारा सामान बाजार से मंगवा लेना, शरबत की बोतल, आइसक्रीम जमाने की बर्तन भी निकाल लेना। उसे मेरे हाथ की बनी बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियां ही है जो मुझ बूढ़ी माँ नानी को पूरे साल जिंदा रखने की शक्ति देती है, वरना कुछ लोग तो मुझे चैन से सांस नहीं लेने देते। कहते हुए सविता जी माला जपने लगी। नीतू सबका नाश्ता निपटा, बच्चों को खेलने भेज चाय लेकर रसोई से बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी कल मैं सहारनपुर जा रही हूँ, आप और संजना जो ठीक लगे करती रहना। अपनी बहू की ऐसी दो टुक बात सुन सविता जी का पारा चढ़ गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम बसे मायके जाने लगी, वह भी जब घर में बेटी आने वाली है, और तुम्हारा मायके शहर से 20 किलोमीटर दूर है। कभी भी चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें रोकती हूँ। गुस्से से हाथ नचाते हुए बोली नीतू। सोफे पर आराम से बैठे चाय सुरख हुए बोली, पहली बात आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि कल मैं मायकी जा रही हूँ, और दूसरा मैंने अपनी सास और ननद रानी के लिए इन 10 सालों में ऐसा क्या किया है जो मैं उनके लिए रुकूं। पिछली बार आप और दीदी संजना से यही बोल रहे थे ना। कमरे में सविता जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हाय हाय, यह क्या हो गया। बड़ी बहू ने सब सुन लिया। 10 साल पहले नीतू की शादी उत्तम से हुई है। घर में सास ससुर ननद एक देवर रहते थे। उसके ससुर की पुश्तैनी परचन की दुकान घर के पास होने के कारण गोदाम घर में ही था और मसालों की पैकिंग वहीं की जाती थी। दुकान पुश्तैनी थी, इसीलिए पहले घर की महिलाएं ही यह काम हाथों से करती चली आ रही है। दादी सास के बाद सास और ननद मिलकर यह पैकिंग करते, मगर जब से नीतू घर में बहू बनकर आई, सविता जी ने बड़ी ला से गोदाम के दरवाजे पर रोली हल्दी से उसके हाथों के छापे लगवा बोली, बहुरानी आज से यह सब तेरा ही है, तू यहाँ की मालकिन है। नीतू फूली नहीं समाई। एक तरफ जहाँ सास लोग अपनी सत्ता डोलने के डर से बहू को जूती की नोक पर रखती है, वहीं उसे घर की रानी की उपाधि मिल गई। पर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि उसे बड़ी चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। सुबह 4 बजे से उठकर मसाले पैक करती, पहले सास और ननद सिखाने आती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया। सारा दिन घर का काम निपटा, फिर रात में 12 बजे तक पैकिंग मशीन से पैकिंग करती। अगर वह मदद करने को बोले तो कहते ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम कर ना पाओ। कुछ सालों में ननद की शादी हो गई। सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी उसे कोई प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोलता, उल्टा 4 बातें सुनाकर चला जाता। अब ननद भी मेहमान बनकर आने लगी, काम बढ़ता चला गया। नीतू खुद मायके ना जाने के बराबर जा पाती। दोनों बच्चों का भी मन करता कि नाना नानी के घर जाए, पर 4 दिन रुक वापस आ जाती, क्योंकि दुकान पर स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती। ऐसे ही वक्त बीता, देवर की शादी हो गई। देवरानी के आते ही सबके सुर बदल गए। अब सासू माँ उससे कहती, नई बहू है, उसके खेलने खाने के दिन है, सब सीख जाएगी। बोल रसोई और गोदाम में पैकिंग के लिए जाने से रोक देती। देवरानी भी चालाक निकली। उसने नीतू का सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक का शेड्यूल अच्छे से समझ लिया और सोचा इस काम के जाल में फंसी तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। इसीलिए वह सास के आसपास चमचागिरी करती, अपनी मायके से सड़ी गहनी लाकर देती, मीठी मीठी बातें करती, उनके आगे पीछे घूमती रहती, कभी पैर दबाने मालिश के नाम पर रसोई में कदम नहीं रखती। उसकी चालाकियां नीतू सब समझ रही थी, पर पहले से ही घर पति बची दुकान की जिम्मेदारियां संभाल रही थी जो अचानक नहीं छोड़ी जा सकती थी, और यही सोच बर्दाश्त करती कि देवरानी काम में हाथ आज नहीं तो कल बता देगी। हद तो तब हो गई जब ऋचा पिछली बार मायकी आई। पूरा समय नई भाभी के आगे पीछे डोलती रही, जिसका फायदा उसने काम से बचने के लिए उठाया। संजना बोली, दीदी चलो आपको बाजार घुमा लाती हूँ, तो कभी उन्हें पार्लर सिनेमा घुमाने निकल जाती। ऋचा के बच्चों की जिम्मेदारी नीत बर छोड़ सास देवरानी ननद तीनों रोज कहीं ना कहीं सैर सपाटे पर निकल पड़ती। एक बार
झूठे मुंह नहीं पूछती कि तुम भी चलोगी क्या, आखिर घर की मालकिन है वह, घर छोड़कर कैसे चल देगी, इसीलिए पूछना ही क्यों। सास को ऐसा लगता नीतू सोचती मालिक मालिक कहकर नौकर चौकीदार से कुछ ज्यादा हैसियत नहीं रखती है। वो ननद ऋचा जाने के लिए बैग लगा रही थी, सास और संजना भी कमरे में बैठी थी। तभी संजना, दीदी ये लीजिए आपके लिए साड़ियाँ और जीजा जी के लिए पैंट शर्ट पीस, बच्चों के लिए खिलौने और लिफाफे, इतनी उपहार देख ऋचा बोली, माँ एक हमारी छोटी भाभी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, एक वो बड़ी भाभी है जिसने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ननद को लगे हमारी खातिरदारी हो रही है। भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाए रसोई में लगी रहती है, जैसे कि कोई पहाड़ सर पर टूट पड़ा हो, हमारा आना उन्हें तकलीफ से भर देता है। तब सीता जी बोली, क्या करें बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, बड़ी बहू रूखी स्वभाव की है, पर हमें खुश होना चाहिए, तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है। बाहर चाय की ट्रे लेकर खड़ी नीतू वापस रसोई की तरफ चल दी और सोची, वह इतने सालों की तपस्या और सेवा का यह फल मिला मुझे। घर की दुकान के नाम पर जिम्मेदारी पकड़ा दी, सुबह से रात तक काम करती रही। मैं हर बार खुद अकेली चली जाती, दोनों माँ बेटी में कहती तो बोलती घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। रही लेन देन की बात तो अपनी बेटी को देने के लिए उत्तम से पैसे लेती और सबसे कहती है, घर में तेरा मेरा क्या होता है, जो देना है बेटी को मैं दूंगी, जिसके चलते नाम हमेशा सास का हो जाता और भाभी कुछ नहीं देती। यही सोच ननद ऋचा बदनाम कर रही है। नीतू उत्तम की आवाज से उसकी तंद्र टूटी, कल ड्राइवर सुबह आ जाएगा, त्या रहना दुकान से लते हुए, मैंने बुकिंग कर दी है। तपाक से सविता जी बोली, बेटा यह कैसे जा सकती है, दुकान का काम अटक जाएगा और तेरी बहन ऋचा आ रही है तो रसोई कौन संभालेगा, बस माँ बहुत हुआ, ऐसे तो नीतू कभी मायके नहीं जा पाएगी और यह घर की बहू है, कोई कलहू का बैल नहीं जो हमेशा जोता ही जाएगा, यह अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करे, यह बहू है तुम्हारी, इसकी कद्र करो, दुकान का काम नौकर देख लेगा और ऋचा के साथ आप तो हो, सब मिलजुल कर लेना। जब एक अकेली नीतू सब घर के काम के साथ दुकान संभाल सकती है तो आप चार हाथ सिर्फ रसोई नहीं संभाल सकते। आज अपने बेटे के मुंह से पत्नी का पक्ष सुन सविता जी को करंट लग गया, जो जड़त होकर बहू को देख रही थी। शायद उनका बहू को इतना बदनाम करना, दबाना, बुराई करना उनको भारी पड़ गया। नीतू चाय खत्म करके कमरे की तरफ जा रही थी, पर उसकी आंखें अपनी सास को देखे मानो कह रही थी, 100 सुनार की और एक लुहार की आशा करती हूँ। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हरि बोल।